हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। 75 डेज की चैलेंज सीरीज हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए। और आज हमारा डे 9 का लेक्चर है। और ये आपको इंडियन पॉलिटी की लेक्चर्स हैं और इसमें हम लोगों ने टॉपिक वाइज की हैं। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हैं जो जितने हमने टॉपिक किए हैं उसके अलावा जो क्वेश्चन है या जो कुछ छूट गए थे क्वेश्चन उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia पे मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया। इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ बॉडीज का नाम दिया हुआ है और आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कितने इसमें से हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। अब अगर बात करें कि द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये आपको 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से इसको बनाया गया था। आर्टिकल एक ऐड की गई थी 338B, है ना। तो आपको पता ही होगा कि 338 पहले से था, फिर 338 आया शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब के लिए, देन फिर 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो ये तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। इसके बाद अगर आप बात करें कि द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या द नेशनल लॉ कमीशन या द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल, ये सब एक भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, तो आंसर तो ओनली वन हो गया। लेकिन अगर इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में। ठीक है, एक आई थी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। ठीक है, 1993 में आई थी और उसी से 12 अक्टूबर 1993 को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी। स्टैट्यूटरी बॉडी किसी एक्ट से था, है ना। तो ये आपको बनाई गई थी, इसको अमेंडमेंट 2006 में इसमें अमेंडमेंट भी की गई है। अब ये जो है इसमें मल्टी मेंबर बॉडी है ना। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन। ठीक है, तो चेयरपर्सन होते हैं वो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का होते हैं। ठीक है ना, अ पर्सन हु हैज़ बीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर। ठीक है, सो 5 फुल टाइम मेंबर में आप ये समझ लीजिए कि एक जो मेंबर होता है वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है, अपार्ट फ्रॉम द चेयरपर्सन, है ना। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्लियर। दूसरा वन मेंबर जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ, ठीक है ना, वन मेंबर हु इज और हैज़ बीन द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, है ना। उसके बाद 3 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स वो होते हैं जो जिनके पास में नॉलेज होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज होगा ह्यूमन राइट में, वैसे 3 लोगों को ली जाती है ना, जिसको ह्यूमन राइट के मैटर में प्रैक्टिकल कुछ एक्सपीरियंस होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, इस 3 में से एक जो होगा, एक वीमेन, कम से कम एटलीस्ट एक वीमेन होगी। ठीक है, तो 5 तो फुल टाइम मेंबर होती है, एक होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं और 7 और एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। जो भी जैसे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के जो चेयरपर्सन होंगे, या नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के जो चेयरपर्सन होंगे, या नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब के जो चेयरपर्सन होंगे, या नेशनल कमीशन ऑफ विमेन, है ना, उसकी चेयरपर्सन होंगी, या कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी के होंगे, या आपको नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन जो राइट की है ना, NCPCR, वो होंगे, और नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी। तो ये इतने सारे, ये 7 जो होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। ठीक है, तो ये तो डिम्ड ऑफ 7 मेंबर जो होगा वो डिम्ड होगा, वो पहले से ही होगा फिक्स की, जो भी इसमें आएंगे वो इसमें चले जाएंगे। तो ये तो 7 मेंबर्स हो गए एक्स ऑफिशियो, 5 फुल टाइम मेंबर, 1 चेयरपर्सन। ठीक है, जो चेयरमैन और मेंबर्स जितने भी होते हैं इसको अपॉइंट कौन करते हैं? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बट इसको चूज कौन करता है? 6 मेंबर की एक कमेटी होती है, 6 मेंबर की कमेटी, उसमें कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना। इसके बाद डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, दोनों हाउस की जो लीडर ऑफ अपोजिशन होती है, तो 1 2 3, और दोनों हाउस की हो गई लोकसभा, और राज्यसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, ये तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। और एक आपको होते हैं, एक आपको कौन होते हैं? एक आपको इसमें होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 6 लोग मिलकर के चूज करते हैं चेयरमैन, है ना। अब ये समझिए इनकी टेन्योर क्या होती है, 3 + 70, है ना, 3 साल
और 70 जो पहले आ जाए, है ना। इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, जैसे यूपीएससी के मेंबर को रिमूव किया जाता है, चार्जेज ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, है ना। तो और ये इंक्वायरी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज इंक्वायर करते हैं, तो उसी बेसिस पे इनको हटाया जा सकता है। जब एनएचआरसी जो होता है उसकी जो पावर होती है वो सिविल कोर्ट की जज की बराबर होती है ना, सिविल कोर्ट की जज की बराबर होती है। ठीक है, ये याद रखना है। ये अपनी स्यू मोटो भी केस ले सकते हैं। स्यू मोटो का मतलब होता है कि खुद से केस ले ले, या अगर कोई आप इन्फॉर्मेशन, कोई ह्यूमन राइट आपका वायोलेशन दिख रहा है, आप इनको अगर पिटीशन दोगे तब भी ये केस ले सकते हैं, और स्यू मोटो भी लेते हैं। ठीक है, तो ये एनएचआरसी के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है। बाकी जो नेशनल लॉ कमीशन है वो हम लोग कभी आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है। तो जो संविधान में लिखा हुआ है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बाय डिफॉल्ट हो गया, है ना। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कमीशन, द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है वो भी आपको आर्टिकल 344 पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। तो ये तीनों तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हो गया नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन। अब हम बात करते हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं, तो ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी है मतलब किसी एक्ट से इसको पावर मिला होगा। नो, किस एक्ट से मिला है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990 में आया गया था, जिसमें विमेन की राइट के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए ये एक्ट लाई गई थी, है ना। उसी एक्ट के अंतर्गत 1992 में बनाई गई नेशनल कमीशन फॉर विमेन विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इस ये जो एक्ट है उसके सेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है कि जो इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, चेयरपर्सन वो होंगे जो विमेन की कॉज के लिए कमिटेड हो, है ना, जो विमेन के लिए काम कर रहे हो, तो वो चेयरपर्सन होंगे। 5 मेंबर इसमें होंगे, 5 मेंबर्स होंगे जिनको आपको इंडिया की जो लेजिस्लेशन है, जो लॉ में एक्सपीरियंस हो, ट्रेड यूनियन में एक्सपीरियंस हो, है ना, और वुमेन्स की कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो उसकी मेंबर्स हो, ठीक है ना, तो उनको लेना है। तो ये 5 मेंबर लेने हैं। उस 5 मेंबर में से कम आप ये समझ लीजिए एक मेंबर आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर होंगे, है ना। एटलीस्ट वन मेंबर शैल बी फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट पर्सन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। और इसके अलावा 5 मेंबर चेयरपर्सन, 5 मेंबर के बाद एक होंगे मेंबर सेक्रेटरी जो इसके फील्ड में, विमेन के फील्ड में, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, है ना, वो एक्सपर्ट होगा। जैसे कोई सिविल सर्विसेज की मेंबर होंगे, है ना, यूनियन ऑल इंडिया सर्विसेज के होंगे, जो सिविल पोस्ट रखे होंगे यूनियन या स्टेट में, जिनके पास एक्सपीरियंस होगी विमेन रिलेटेड फील्ड में, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। दैट्स अ मेंबर सेक्रेटरी। तो चेयरपर्सन 5 मेंबर में एक SC ST की मेंबर होने चाहिए, और मेंबर्स जो हैं सो आपको एक सिविल सर्विसेज की जो मेंबर सेक्रेटरी होंगे वो सिविल सर्विसेज के भी रख सकते हैं। तो दिस इज द अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन नॉट सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आपको पता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपके आर्टिकल 315 में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर हर स्टेट के लिए होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है कि सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड विद इन एन इलेक्शन कमीशन। यूनियन जुडिशियरी, ये आपको आर्टिकल 124 to 147 में लिखा हुआ है यूनियन जुडिशियरी, ठीक है। बट प्लानिंग कमीशन ये आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। प्लानिंग कमीशन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजोल्यूशन मार्च 1950 में निकलती है, उस रिजोल्यूशन से एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जाती है। और चूंकि ये किसी एक्ट से नहीं है तो इसको हम लोग नॉन स्टैट्यूटरी बोलेंगे। किसी एक्ट से जो बॉडी बनती है उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं, और रिजोल्यूशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजोल्यूशन से ये बनी है बॉडी, तो वो नॉन स्टैट्यूटरी हो गई, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। मार्च 1950 में बनती है। दिस इज जस्ट एडवाइजरी बॉडी, है ना। बाद में इसको चेयर करते थे PM प्राइम मिनिस्टर, बाद में इसको चेंज करके प्लानिंग कमीशन को बना गया, 2014 में बना दिया गया नीति आयोग। समझ में आ गया? ठीक है, ये आपको इतना याद रखना जरूरी है ना। अगला क्वेश्चन है कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का रोल क्या है। सो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल से है पावर मिलती है? 280 में लिखा हुआ है
कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे। क्या रिकमेंड करेंगे? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी कलेक्टेड थ्रू टैक्स से जो भी पैसे होंगे, है ना, उस पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये तो बिल्कुल सही बात है ना। इवेल्युएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को इवोल्यूशन करना इसका फाइनेंस कमीशन का वर्क नहीं है। टू डेवलप 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान डेवलप करने का भी इसका काम नहीं है। इवॉल्व प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच फंड्स आर अलॉटेड, किस फंड में जो स्टेट्स होगी, बिटवीन द स्टेट्स, बिहार को कितना मिलेगा, आंध्र प्रदेश को कितना मिलेगा, है ना, जम्मू कश्मीर को कितना मिलना है, ये जो होती है अमॉन्ग स्टेट्स, है ना, स्टेट्स के बीच में जो आपको किस प्रिंसिपल पे फंड को एलोकेट किया जाए, ये भी इसमें, ये भी डिसाइड कौन करता है? फाइनेंस कमीशन, है ना। ये प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देता है, फिर प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि 1 and 3 इज द राइट आंसर। दिस इज एक्सप्लानेशन। अगला है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल कौन बनाता है? इलेक्टोरल रोल कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर बनाते हैं? हमारे संविधान में आर्टिकल 324, है ना, वहां पे लिखा हुआ है कि सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट and of election to the office of president and vice president held under this constitution shall be vested with the election commission। क्या लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल रोल बनाना हो, चाहे प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन हो, है ना, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की हो, ये सारी कौन कराते हैं? इलेक्शन कमीशन। क्लियर? ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति आयोग में नीति क्या है ना। सो नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग में नीति का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दिस इज अ थिंक टैंक बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना है। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बॉटम अप अप्रोच, है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करती है ना। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं अगेन। और गवर्निंग काउंसिल में सारे चीफ मिनिस्टर, जितने भी स्टेट हैं सबके चीफ मिनिस्टर और यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको नीति आयोग के बारे में इतना याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। अगेन वही सेम क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, पहले ये आर्टिकल 338 में, है ना, है शेड्यूल ट्राइब का, फिर बाद में ऐड किया गया था 338 ए में। ये कौन सा आर्टिकल था, कौन सी अमेंडमेंट थी? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक आर्टिकल इंसर्ट किया था 338A, वहां पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बनाया गया था। और 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2018 में हुई है उसमें बनाया गया था नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेज। ये 338B आर्टिकल में। विमेन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, अभी हम लोग इस पर बात कर लिए हैं कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्लियर? ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इलेक्शन कमीशन इज नॉट करेक्ट। इलेक्शन कमीशन के बारे में इसमें से कौन सा सही नहीं है? इट कंडक्ट्स इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। बिल्कुल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का कराता है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा है एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन। किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को अगर हटाना है तो चीफ इलेक्शन कमीशन से बिना रिकमेंडेशन लिए हुए उसको हटाया जा सकता है। तीसरा है इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो बिल्कुल सही है ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू प्रोवाइड सपोर्ट स्टाफ टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। को जितनी भी स्टाफ की जरूरत होगी वो गवर्नर उसको प्रोवाइड करेगा, तो ये बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट को भी, अगर प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, अगर इलेक्शन कमीशन उनको रिक्वेस्ट करेगा कि हमें इतना स्टाफ चाहिए, है ना, हमारे जो फंक्शन है इलेक्शन कराने का जो ड्यूटी है उसको क्या करना है, उसको कैरी करने के लिए, उसको डिस्चार्ज करने के लिए हमें इतने लोग चाहिए, तो वो उनको गवर्नर हो या प्रेसिडेंट उनको बाउंड है कि उनको इतने स्टाफ मुहैया कराने हैं। क्लियर? अब ये देखिए, इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम दी। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर रिमूव कराना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज के जो ग्राउंड है उसके मैनर पे और उसके जो तरीके हैं उसी के अनुसार से उसको हटाया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी और को हटाना है तो आपको इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो उसको आपको रिकमेंडेशन, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको हटा सकते हो। समझ में आ गया? तो इसीलिए विदाउट रिकमेंडेशन है, ये हो गया गलत। सो बी सही नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला है 14th फाइनेंस कमिशन का क्वेश्चन है, नहीं आएगी 14th फाइनेंस का।
बट इसमें हम लोग और भी चीज़ें पढ़ लेते हैं, है ना। 14 फाइनेंस कमीशन में क्या हुआ था, इट हैज़ इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द सेंट्रल डिविजिबल पूल फ्रॉम 32% टू 32% हुआ करता था 13 फाइनेंस कमीशन में, उसको 42% कर दिया। मतलब जितना टैक्स आएगा उसमें 42% बांट देना है, ऐसा कुछ था। इट हैज़ मेड रिकमेंडेशन कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो वो उस समय का था। बट 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि 42%, बट 15 फाइनेंस कमीशन जो एनके सिंह की अध्यक्षता में बैठा था, है ना, समझ में आया, तो वो 41% कर दिया। 41% करके बोला कि भाई 42 से 41 क्यों किए, बढ़ाना है, घटाया क्यों। तो उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर जो बनी है ना, वो 1%, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड चेंज हो गया है उसके कारण उसको यूनियन टेरिटरी बन गया, तो 1% वो पैसा रहेगा वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। तो ये 41% इन्होंने किया था। नाउ ये जो 15वीं फाइनेंस कमीशन थी वो 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक किया है। अभी हाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 16th फाइनेंस कमीशन, प्रेसिडेंट ने 16th फाइनेंस कमीशन बनाई है। कौन है चेयरमैन उसके, डॉक्टर अरविंद पनागड़िया, है ना। 22 वर्ष चेयरमैन हुआ करते थे नीति आयोग के, है ना। तो ये बने हैं किस चेयरमैन बने हैं आपको, 16th फाइनेंस कमीशन के, ठीक है। तो जब ये खत्म हो जाएगी 25-26 में, उसके बाद से हमारी स्टार्ट होगी 16th फाइनेंस कमीशन। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और याद रखिए, क्या होती है कि जो दो तरह की डिवोल्यूशन होती है, वन इज द वर्टिकल डिवोल्यूशन, वर्टिकल, है ना, वर्टिकल डिवोल्यूशन, एक होती है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, है ना, डिवोल्यूशन। अब वर्टिकल डिवोल्यूशन में होती है कि यूनियन से स्टेट को कितना देना है, मतलब यूनियन के पास जितना पैसा है 100 रुपया, उसमें से कितने रुपए में स्टेट को बांटना है, कितना रुपया स्टेट देना है। समझ में आ गया, यूनियन टू स्टेट, यूनियन के पास जितना पैसा है उतने में से पूरे स्टेट को कितने देने हैं। सो ये हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यही आपको 41% किया गया था कि 100 रुपया आता है, 41 रुपया जो टैक्स में 100 रुपया आ रहा है, 41 रुपया आपको दे देना है, किसको, स्टेट को। और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि वो जो 41 रुपया है वो स्टेट के बीच में कैसे बांटेंगे, एमॉन्ग स्टेट्स। समझ में आ गया। अब हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए इन्होंने कुछ क्राइटेरिया लगाई थी, जैसे जब 14 फाइनेंस कमीशन में ये था इनकम डिस्टेंस 50%, फॉरेस्ट इकोलॉजी, ये 4 थी। बट जब 15 फाइनेंस कमीशन आया तो इन्होंने जो है सो कुछ चीजें चेंज की है, तो ये आपको याद रखना है। टैक्स इफोर्ट 2.5%, डेमोग्राफिक, ये देखो इनकम डिस्टेंस 50 से 45 कर दिया। फॉरेस्ट इकोलॉजी, मतलब स्टेट ने कहा कि भैया हम फॉरेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं तो हमें कुछ तो फायदा मिलना चाहिए, हमें उसके लिए तो कुछ पैसे मिलने चाहिए, है ना। एरिया का 15% का 15%। इसके बाद कुछ स्टेट ने बोला कि ठीक है, आपको जहां पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो, है ना, वो 41 रुपीज़ में से, समझ रहे हो ना। तो स्टेट, बाकी सब स्टेट जहाँ पे कि हम इतना एफर्ट लगा करके पॉपुलेशन, हम लिटरेसी बढ़ा रहे हैं जिससे पॉपुलेशन हमारे यहाँ कम है, तो आप उसमें जो है सो आप दे रहे हो कि 27.5% दे रहे हो कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा पैसे देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो पॉपुलेशन का 15%, और यही जो 12.5% है, 12.5% वो उनके लिए है कि मतलब आप ठीक है, आप पॉपुलेशन को कम करने में आप जो है सो फुट ला रहे हो, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, तो उसको आपको 12.5% किया था, ठीक है। इनकम डिस्टेंस पे 45%। फॉरेस्ट इकोलॉजी, फिर बाकी स्टेट ने बोला कि भाई हम फॉरेस्ट इकोलॉजी अच्छा कर रहे हैं, जहाँ पे फॉरेस्ट अच्छी है, तो उनको बोला कि ठीक है आपको भी 10% वेटेज दे रहे हैं। तो ये जो 41 रुपया है उसको ऐसे बांटना है, 41 रुपया का 15% पॉपुलेशन पे, एरिया पे, जहाँ जितनी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग पैसा है। क्लियर, होप आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश, नीति आयोग, नीति आयोग को एस्टेब्लिश किया है किसको रिप्लेस करके, तो ये आपको सबको पता है, प्लानिंग कमीशन को किया है। अब ह्यूमन राइट कमीशन हमने पढ़ लिया है, फाइनेंस कमीशन हम लोग जानते हैं। लॉ कमीशन के बारे में थोड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं। लॉ कमीशन जो है ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही नहीं, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम पे रिजोल्यूशन से इसको फॉर्म करती है। पहला जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का, याद रखना, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन जो बना था वो बना था 1955 में, 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए। अब ये तो हो गया, लेकिन अगर आपको बात करेगा कि ब्रिटिश काल में सबसे पहले कब बनी थी, तो ये बनी थी चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत बनी थी 1834 में, और उसके चेयर कौन थे, लॉर्ड मैकली, है ना, ये भी याद रख सकते हो आप। और ये जो लॉ कमीशन है ना, वो एडवाइजरी बॉडी है, किसकी है एडवाइजरी बॉडी, एडवाइज करते हैं, है ना,
कि जो लॉ है ना, वो जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसमें क्या चेंज लाया जा सकता है ना। तो एडवाइजरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की, ठीक है। आप देखते होंगे 267 रिपोर्ट, 270 रिपोर्ट, ये सब देखते होंगे ना लॉ कमीशन की। कमीशन के पास में क्या हो गए, कमीशन के पास में 4 फुल टाइम मेंबर है ना, 4 फुल टाइम मेंबर और 1 मेंबर सेक्रेटरी है ना, मेंबर सेक्रेटरी। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है सो इस कमीशन को हेड करती है, ठीक है। और जो लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी जो लॉ मिनिस्ट्री में होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर उस कमीशन के होते हैं। तो इतना आप याद रखेंगे तो आपका इससे लॉ कमीशन में भी काम चल जाएगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो प्लानिंग कमीशन की ऑर्गन थी, ठीक है। तो पहला तो ये है। दूसरा है कि द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही है। जो इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग है वो कंकरेंट लिस्ट में रखा गया हुआ है, कि ना स्टेट लिस्ट में ना यूनियन लिस्ट में। 7th जो आपकी शेड्यूल है उसमें जो आपको 3 लिस्ट दी हुई है उसमें इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग को कंकरेंट लिस्ट में दिया गया हुआ है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब दैट पंचायत शुड बी असाइंड द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस। 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, उसमें पंचायत बनाना है विलेज लेवल पे, है ना। पंचायत बनानी है विलेज लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और इंस्टीट्यूशन जो बनानी है उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि टू प्रिपेयर द प्लान फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस एट द लोकल लेवल। तो ये भी सही है। तो 2 and 3 इज राइट। और एनडीसी जो है, अभी हमने बात की है कि एनडीसी जो होगा एक एडवाइजरी बॉडी होती थी, प्लानिंग कमीशन की एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी। 1952 में एनडीसी बनाई गई थी, है ना। और जो प्लानिंग कमीशन बनाती थी वो पहले एनडीसी के पास में उसके एक्सेप्टेंस के लिए रखी जाती थी। तो दिस इज नॉट अ ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन, जस्ट अ एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। पहला, इट इज हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इट मॉनिटर्स माइक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। चलिए हम बात करते हैं एफएसडीसी के बारे में। सो एफएसडीसी जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, पहले तो नॉन स्टैट्यूटरी है। नॉन स्टैट्यूटरी अब तो समझ में आ गई होगी, जो किसी एक्ट से होगा स्टैट्यूटरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा कॉन्स्टिट्यूशनल। सो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में काम करती है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में अपेक्स बॉडी है, अपेक्स काउंसिल है, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 2010 से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन 2010 से ये बना था, ठीक है। ये हेडेड होती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इसके चेयर होते हैं। और इनके इसमें और कौन कौन होते हैं, तो ये मेंबर जो होते हैं आरबीआई के मेंबर होते हैं, है ना, आरबीआई के हेड होते हैं। सेबी के जो हेड होते हैं वो होते हैं। आईआरडीए के जो होते हैं, है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। देन फिर पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सब के होते हैं। देन फिर फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस होते हैं, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं। तो ये सारे होते हैं इस काउंसिल में, ठीक है। गवर्नमेंट ने 2018 में इसमें एक चेंज किया, और गवर्नमेंट ने 2018 में इसमें क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया, और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन थे उसको भी ऐड किया, और रेवेन्यू सेक्रेटरी को भी ऐड किया, ठीक है। इसके कुछ सब कमेटी भी हैं एफएसडीसी के जो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा हेड किए जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। और ये चूंकि नीति आयोग का नहीं है ऑर्गन, ये जो है आपको 2010 में बनाया गया था, नीति आयोग तो बहुत बाद में आई है ना। तो ये जो है सो फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर में आती है। अब क्या काम है इसका, ये जो है कि जो सुपरविजन करता है, मॉनिटर माइक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी का सुपरविजन करता है कि जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, है ना, जो कॉन्ग्लोमेरेट्स है फाइनेंशियली, उसकी जो लार्ज फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट्स है उसकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है, इसको टू स्ट्रेंथन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल, कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ गया। फाइनेंशियल सेक्टर को कैसे डेवलप किया जा सकता है, ये सब चीज़ें इसमें फाइनेंशियल नाम ही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली कैसे स्टेबिलिटी हो उसको। सो ये भी बिल्कुल सही है। सो आंसर 2 and 3 इज द आंसर। ये एक्सप्लेनेशन में मैंने सारी लिखी हुई है, ठीक है। अगला है
द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे लिखा हुआ है कि एक इलेक्शन कमीशन हो गया और जितनी प्रेसिडेंट को लगेगा उतने मेंबर्स होंगे, ठीक है, आर्टिकल 324 में। लेकिन इसमें 5 मेंबर नहीं है। फिर हमारा आता है एक 1989 आती है, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989। वहाँ पे शुरू में क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होते थे। बाद में 1989 में ऐसा किया गया कि मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया और इलेक्शन कमिश्नर के साथ में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे और सच अदर मेंबर जो प्रेसिडेंट को लगेगा टाइम टू टाइम फिक्स करने का। अब क्या होता है कि अभी के समय में चीफ इलेक्शन कमीशन प्लस 2 मेंबर है, 2 मेंबर्स, 2 इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो 5 वाली तो पहले ही गलत हो गई, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है कि इसकी जो टेन्योर होती है इलेक्शन कमिश्नर के 6+65 होती है, ये आपको पता है। और इनको सारा पावर मिलता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को होता है, ये भी हमने बात की है पहले, है ना। इसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ, है ना। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन, कोई भी जनरल इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो, होम मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फैसला लेते हैं, डिसाइड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो कौन करता है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द स्प्लिट मर्जर ऑफ, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी की, है ना, स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है या विलय हो रहा है, तो उसको जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है तो उसकी डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करता है, उसके पास, कमीशन के पास ही पावर है। सो द आंसर इज 3 ओनली। समझ में आ गया, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है द रिपोर्ट्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंटेड एनुअली टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का रिपोर्ट किसको दिया जाता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है, वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखते हैं, बिल्कुल नहीं। रेस्पेक्टिव गवर्नर ऑफ स्टेट हु देन फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर को देते हैं और गवर्नर जो है रिपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, बिल्कुल गलत। रेस्पेक्टिव गवर्नर हु देन फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर यूपीएससी की होगी तो प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, प्रेसिडेंट क्या रखेगा, बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बट रेस्पेक्टिव जो आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका गवर्नर को दिया जाएगा और गवर्नर रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर को रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा। रेस्पेक्टिव कमेटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन नहीं, डायरेक्ट नहीं दे सकता, वो गवर्नर को देगा, गवर्नर उसको स्टेट लेजिस्लेशन में जाएगा। हमारे संविधान के आर्टिकल 315 में है कि हर स्टेट का एक होगा, एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, हर स्टेट का एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। इसकी जो अपॉइंटमेंट होगी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो कौन करेंगे, गवर्नर करेगा। कौन करेगा, गवर्नर। इनकी कितने साल होगी, 6+62, है ना, 6 साल या 62 जो पहले हो जाए, है ना। ये रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है, रीअपॉइंटमेंट सिर्फ हो सकती है जैसे अगर मेंबर ऑफ एसपीएससी है तो वो चेयरमैन बन सकते हैं। समझ में आया, मेंबर है तो एसपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं या यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं। समझ में आ गया, तो ये हो सकते हैं, बट बाकी जगह पे इसकी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। अगर इनको रिजाइन करना होगा तो किसको देंगे लेटर, गवर्नर को देंगे। रिमूवल करना होगा, है ना, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से रिमूव होंगे, ठीक है। इनकी जो एक्सपेंस होती है वो किसके कहाँ पे चार्ज होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। और मैंने अभी कहा कि रिपोर्ट जो है सो गवर्नर को दी जाती है और गवर्नर जो है सो उसको स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न में भेजते हैं। होप आपको ये समझ में आई होगी, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन स्टेट फॉर 6 मंथ इवन इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। 6 महीने के लिए मेंबर बनाया जा सकता है अगर वो क्वालिफाइड है वोट के लिए। अब आपको पता होगा कि 18 साल की उम्र अगर आपकी पूरी हो गई है 1 जनवरी को, जैसे 2024 चल रही है, 2024 में 1 जनवरी को 18 साल जिसको पूरा हो गया होगा, जिसकी वो वोट तो दे सकता है, लेकिन जो वोट दे सकता है वो मिनिस्टर बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिस्टर बनने के लिए 25 साल तो होने ही चाहिए। 25 साल आपकी उम्र है तो आप 6 महीने के लिए बन सकते हैं, है ना। और 6 महीने के अंदर आपको किसी भी हाउस का मेंबर बनना होगा, है ना। तो 25 साल, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि जो वोट दे सकता है वो बन सकता है। क्लियर। According to the Representation of People Act 1951, a person convicted for a criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years, ये 5 years नहीं है ना। हमारी आरपीए एक्ट में मैंने आपको कल बात किया था कि 8 जो सेक्शन 8 है उसमें दिया हुआ है, कल ही मैंने आपको बात की थी, तो आप वो वीडियो देखना कि 8 में 3 तरह के 2 तरह से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। उसमें एक डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया था कि 2 साल के लिए अगर जेल हो जाती है, किसी में सजा हो जाती है, कन्विक्टेड हो जाते हैं, तो वो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन इवन आफ्टर हिज रिलीज टू फ्रॉम प्रिजन। तो 5 years नहीं होगा। और
अगर आप 2 साल की सज़ा हो गई, 2 साल की सज़ा काटने के 6 साल बाद तक, ठीक है, रिलीज होने के 6 साल बाद तक आप नहीं लड़ सकते हैं। ये आपको आरपीए एक्ट के सेक्शन 8 में लिखा हुआ है। राहुल गांधी के लिए के कारण ये भी न्यूज में था, है ना। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है। इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। एक समय में एक पर्सन एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर नहीं हो सकता है, ये गलत है। क्योंकि पहले तो ऐसा हुआ करता था, बट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये चीज़ें ऐड की गई थी 1956 में कि अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट एट द सेम टाइम। एक या एक से अधिक स्टेट का गवर्नर हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट जस्ट एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज हो, दोनों अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये तो गवर्नर गलत हो गया, है ना। ठीक है, नो प्रोसीड्योर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर। गवर्नर जो होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि गवर्नर को कैसे रिमूव किया जाता है। गवर्नर हेल्ड द ऑफिस विद द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे रहते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल सही है कि कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। इन द केस ऑफ अ यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप, जैसे दिल्ली हो गया, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट। मेजोरिटी सपोर्ट के द्वारा नहीं होते हैं, चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और बाकी जो मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो ये बिल्कुल मेजोरिटी सपोर्ट, ये गलत हो गया, सो आंसर सी होगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि इसमें से कौन सा कैबिनेट सेक्रेटरीट का क्या फंक्शन है। नाउ कैबिनेट सेक्रेटरीट जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ के अंदर में काम करते हैं, डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर। और जो प्राइम मिनिस्टर, इसके जो लेजिस्लेटिव हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होते हैं वो होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी जो सिविल सर्विसेज बोर्ड के भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हुआ करते हैं, है ना। और कैबिनेट सेक्रेटरीट क्या क्या करता है, टू इंश्योर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल ये जो है सो डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि ये इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन में भाग लेता है और मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशन, अगर मेजर क्राइसिस सिचुएशन होती है तो उसमें भी कि मैनेजमेंट करने में कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। तो ये सी हो गया, हाथ होता है। अब आप इसमें देख लीजिए कि इसमें द सेक्रेटरी असिस्टेंट इन डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट बाय इंश्योरिंग इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, आयरनिंग आउट डिफरेंसेज अमॉन्ग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड इवॉल्विंग कंसेंसस थ्रू द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टैंडिंग एड हॉक कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज, है ना। जो डिपार्टमेंट्स वगैरह में, मिनिस्ट्रीज में जो डिफरेंसेज होंगे उसको भी ठीक करेंगे, और मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशन, है ना, मेजर क्राइसिस सिचुएशन अगर कंट्री में होगा तो उसको भी मैनेज करेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, है ना, ठीक है। तो बाकी जितनी मिनिस्ट्रीज हैं उसकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट भी करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से कैबिनेट सेक्रेटरी पे है कि क्या फंक्शन है। तो पूछ रहे हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी का फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है कि प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा ऑफ द कैबिनेट मीटिंग या सेक्रेटरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट मीटिंग, हम इसको छोड़ते हैं, ये देखते हैं एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। मिनिस्ट्री को फाइनेंशियल रिसोर्स कैबिनेट सेक्रेटरी देता है, ये गलत है ना। तो ये कैबिनेट मीटिंग के एजेंडा का प्रिपरेशन तो जरूर करता है ना, सर्कुलेशन ऑफ द एजेंडा, प्रिपरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ द एजेंडा। और सेक्रेटरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट कमेटी को सेक्रेटरियल असिस्टेंस भी देता है, तो ये दोनों आपका सही है। बाकी चीजें जो करता है, द सेक्रेटरियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी टू द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमेटी, क्या क्या करता है, प्रिपरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ द एजेंडा, मीटिंग को कन्वेन करता है कैबिनेट मीटिंग को, है ना, और इसके कमेटी के मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे पेपर को सर्कुलेट करता है ना, कि एजेंडा का जो एजेंडा है उसकी पेपर को सर्कुलेट करता है, रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन का जो रिकॉर्ड होता है उसको प्रिपेयर करता है ना, सर्कुलेट करता है रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन, है ना, प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद, ठीक है। जो कैबिनेट के द्वारा डिसीजन लिया जाता है उसको मॉनिटर करते हैं, उसको इंप्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं, है ना, और कैबिनेट कमेटी की जो डिसीजन होती है, द कैबिनेट सेक्रेटरी इज द कस्टोडियन ऑफ पेपर्स ऑफ द कैबिनेट मीटिंग की जितनी भी पेपर होती है उसकी कस्टोडियन कैबिनेट सेक्रेटरी के पास होती है। तो ये सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रिजन पे क्वेश्चन है ना। इन इंडिया प्रिजन आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम। देखिए
प्रीजन जो है हमारी जो 7th शेड्यूल है वहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो प्रीजन जो है हमारा स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो जितनी भी इसकी जो प्रीजन रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इसको चेंज करने का स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो उसी पे जो रूल्स और रेगुलेशन जो है डे टू डे जो कैसे चलेगा प्रीजन, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में थे। तो बिल्कुल सही है। इन इंडिया प्रीजन आर गवर्न बाय द प्रीजन एक्ट 1894, बिल्कुल सही है कि 1894 के तहत ये गवर्नड है ना। विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रीजन इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है ना। तो ये दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का एक्सप्लानेशन भी है। अभी ये न्यूज में भी है क्योंकि मॉडल प्रीजन एक्ट 2023 आया है जो इसको रिप्लेस करेगा, है ना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये एक्सप्लानेशन है। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी। बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म और फंडामेंटल राइट और डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है सो वो आया था केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप किसी चीज़ को अमेंड कर सकते हो संविधान को, बट आप उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को फाउंड नहीं कर सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट जजमेंट में डिफाइन करता है ना। तो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर, ना ही केशवानंद भारती केस में डिफाइन किया था, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में तो खैर डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेस्ड। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जुडिशियल रिव्यू वर्ड ऐसा तो लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आर्टिकल 13 में, है ना, आर्टिकल 13 में ये लिखा हुआ है ना। पूरी तरह से जुडिशियल रिव्यू नहीं लिखा हुआ है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है ना, कि अगर आपकी लिबर्टीज और आपकी जो फंडामेंटल राइट की वायोलेशन होती है तो आप उसमें आप कोर्ट जो है सो उसको रिव्यू कर सकता है, लॉ को, लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये 13 में लिखी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको मान सकते हैं सही। सो बी इज द आंसर। अगला है कि ये क्रोनोलॉजी लिखनी है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन कब हुई थी, एनडीसी कब हुई थी। ठीक है ना। अब समझिए, नेशनल प्लानिंग कमेटी के बारे में अगर आपको पता होगा तो नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है ये आपको 1938 में बनी थी। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी, और इसके जो हेड थे ये थे एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। अब इसमें 1938 में कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय, कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र, नेताजी थे, सुभाष चंद्र बोस, है ना। और वो, ठीक है, जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उस समय इनिशिएट किया गया था, है ना, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। उसमें और भी थे, अतुल तिवारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। और उन्होंने परस्यूट किया था मेघनाथ साहा को कि नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाना चाहिए था। तो ये आप इतना याद रखिए। तो 1938 में बनी थी। इसके बाद प्लानिंग कमीशन जो बनी थी, आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन से हम लोग बात कर चुके हैं। एनडीसी 1952 में बना था, ये भी हम लोग बात कर लिए हुए हैं कि 6 अगस्त 1952 को बनाया गया था गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन से। अप्रूवल ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है सो 1951 से 56 तक बना था। सो अप्रूवल ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान बाय द एनडीसी, तो ये भी आपको पता है कि 1951 से फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था। बट 1951 इसमें आंसर आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो एनडीसी थी वो 1952 में बनी थी। तो 1952 में जब बनी थी तो 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया, तो उसके बाद ही तो अप्रूव किया होगा। तो ये 1952 के बाद होगा, मतलब 2 के बाद ही 3 होगा। समझ में आया? तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेज फॉर सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट। मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल है, कौन सा इसमें है? देखिए, अब इसमें अगर क्वेश्चन आप देखिएगा तो जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो आपको आर्टिकल 263 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गठित कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, जो कि रिकमेंडरी बॉडी होगी, जो भी स्टेट और यूनियन के बीच में जो भी कॉमन सब्जेक्ट होगा उसको इन्वेस्टिगेट और डिस्कस करने के लिए, है ना। तो ये बिल्कुल है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही ये लिखी हुई है, बाकी 1952 में हम लोग 100 बार पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल ये हो गई, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमसे पूछ रहा है कि कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है और एक्स्ट्रा लीगल है, तो 4 तो नहीं ही होगा। ठीक है, सो अब देखते हैं। देखिए, जोनल काउंसिल की बात अगर करें तो जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे ही है तो आपके माइंड में क्या आया, जरूर किसी न किसी एक्ट से होगा। तो कौन से एक्ट से होगा? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत ये बनाया था।
और इन्होंने 5 जोन बनाया था, 5 जोन बनाया था जोनल काउंसिल का। वन इज द नॉर्थर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न। ठीक है, नॉर्दर्न, साउदर्न, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, और आपको कौन सा बनाया था, साउदर्न, ये बनाया था। इतने सारे 5 जोन में बांटा था। और हर जोनल काउंसिल का हर जोन में एक जोनल काउंसिल होगा। ठीक है, हर जोन में 5 जोन है, 5 जोन में एक जोनल काउंसिल बनेगा। तो ये बात किया था। इसके बाद 1972 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट आई थी, उसमें 1972 में उससे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाया गया था। तो ये छठा हो गया। ठीक है, तो जोनल काउंसिल तो स्टैट्यूटरी हो गई। गवर्नर कॉन्फ्रेंस क्या है, 1949 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, बना था, जिस समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है सो उसके प्रिसाइड किए थे, है ना, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय हुआ करते थे, है ना। सो पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर था। और इसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट इसके चेयरमैन होते हैं, और ये एनुअली बुलाई जाती है, अभी 52 या 53 चल रही है ना। और 2 दिन तक ये मीटिंग चलती है। सारे जो इंडिविजुअल गवर्नर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और इंडिविजुअल गवर्नर जो भी आइटम करते हैं उसकी डिस्कशन होती है। तो ये गवर्नर कॉन्फ्रेंस होता है। ये भी आपको डिस्प्यूट सेंट्रल स्टेट के सॉल्व करने के लिए ही वर्क होती है। तो इसमें 1, 2 and 3 इज द आंसर। दिस इज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये एक्सप्लानेशन है। अगला है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में की जो कैसे बनती है, तो पता ही है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है 1952 के ऑब्जेक्टिव ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनी हुई है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये प्रोवाइड करती है। फिर जो प्लानिंग कमीशन ये देती थी, रिपोर्ट देती थी, उसको भी वो देखती थी, है ना। ठीक है, और एनडीसी में होते थे प्राइम मिनिस्टर होते थे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, देन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते थे, और नीति आयोग के मेंबर होते थे। फाइनेंस कमीशन के नहीं, नीति आयोग के मेंबर ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो ये नहीं होते थे। सो 1, 3 and 4 इज द आंसर। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो ये तो आप पढ़ते पढ़ते आप 1952 में बना था, पता ही है आपको, है ना। एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बनी थी, तो ना ही स्टैट्यूटरी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल है। प्लानिंग कमीशन 1950 में ना ही, ठीक है ना ही स्टैट्यूटरी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। जोनल काउंसिल जो है स्टैट्यूटरी तो है, 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनी थी, बट ये सब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं। तो कौन सी नहीं मेंशन है, तो तीनों का तीनों मेंशन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड प्लानिंग इन इंडिया। भारत में योजना से संबंधित कौन सा है। तो फाइनेंस कमीशन क्या योजना बनाती है, फाइनेंस कमीशन योजना नहीं बनाती है, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स का देखती है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, है ना। तो प्लानिंग से संबंधित में ये नहीं होगा। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बिल्कुल ये प्लानिंग कमीशन के ही एजेंडा को देखती थी, जो वहाँ रिपोर्ट होती थी वो कंसिडर करती थी। इसके बाद पार्लियामेंट भी प्लानिंग का देखती है। तो ये दोनों नहीं होंगी। तो आंसर 2 and 5 इज द आंसर। ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटी पार्ट। नाउ हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। प्रणब सेन कमेटी अभी कुछ दिन से न्यूज में था। तो प्रणब सेन कमेटी किस चीज़ के लिए था। सो प्रणब सेन कमेटी जो है वो बनाई गई थी, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन ने बनाई है। स्टैंडिंग, देखिए आप समझिए इसमें, स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक, SCOS। ठीक है, ये आपको जो नेशनल स्टैटिक ऑफिस जो भी डाटा लेती है, ऑफिशियल डाटा जनरेट करती है, उसको भी बारे में एडवाइज करने में। लेकिन इस पैनल को बाद में रिप्लेस कर दिया SCES, उसका नाम रख दिया गया 2019 में स्टैंडिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिक्स। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अब क्या है कि दोनों में अंतर क्या है, SCOS और SCES में क्या अंतर है। तो SCES जो है वो आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर जितने भी हैं उसके फ्रेमवर्क उसको रिव्यू करेगा, है ना। और जैसे CPI हो गया, IIP हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया। और SCOS जो था वो जो है सो ये आपको बस डाटा गैप, जहाँ जहाँ डाटा का गैप होता होगा वो सब देखते थे, है ना। और जो एग्जिस्टिंग सर्वे है वो उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको, उसके बारे में एडवाइस देते थे मिनिस्ट्री को। ठीक है, और जो गैप है, जो सर्वे लिया गया है, उसको कैसे फिल कर सकते हैं, है ना। जैसे कहीं पे अगर गैप में कोई प्रॉब्लम हुआ ही जो इनको ज़्यादा दिया गया है, जैसे इकोनॉमिक सेंसस वगैरह को भी देखने के लिए, इंडस्ट्री पे जो एनुअल इकोनॉमिक सर्वे होता है, मतलब इसको ज़्यादा पावर दे दी गई है ना। सो दिस इज द SCES। तो प्रणब सेन कमेटी जो न्यूज में है वो SCES से रिलेटेड है ना। तो SCES को ज़्यादा थोड़ी पावर दे दी गई है। ठीक है,
समझे, पहले थोड़ा कम पावर था इनको, है ना, और इसको अब थोड़ा ज़्यादा पावर दे दी गई है। सो आप देख लेना एक्सप्लेनेशन में। एक ये भी न्यूज में है, अभी तो आप समझ ही रहे हो कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में। तो जो CCPA है वो आपको किस एक्ट से आया था? एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया था, कि कंज्यूमर राइट को सेफगार्ड करने के लिए आया था, कि डिफरेंट इशू गाइडलाइन इशू करेंगे और कंज्यूमर राइट के इफेक्टिव इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, तो उसके लिए और उसकी राइट हो उसको इंश्योर किया जाए, उसके लिए ये बनाई गई थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है ना, टू प्रमोट प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द राइट। तो ये बिल्कुल सही है, टू प्रमोट प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द राइट, और द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी 2020 में बना था इसके अंतर्गत। तो ये बिल्कुल दोनों सही है। अब इसकी जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? सो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आती है, और इसमें एक चीफ कमिश्नर होते हैं, है ना, और 2 अदर कमिश्नर होते हैं, 2 अदर कमिश्नर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और ये कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, अगर कंज्यूमर राइट का वायोलेशन हुआ तो अगर उसका कंप्लेन होगा तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ये रिकॉल कर सकते हैं अनसेफ, अगर कोई गुड्स या सर्विसेज मतलब कि अगर अनसेफ है तो उसको हटवा भी सकते हैं मार्केट से। कोई ट्रेड प्रैक्टिस अनफेयर है या कोई एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग है तो उसको डिसकंटिन्यू करवा सकते हैं। उसको डिसकंटिन्यू करने के लिए ऑर्डर अभी आप देख सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह का करवाया है, पेनल्टीज भी करा सकता है। ये सब इसकी CCPA की पावर है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि AI ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस के बारे में। सो AIPOC इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर इन इंडिया। बिल्कुल, ये आपको सही है ना, कि जो ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जितनी भी लेजिस्लेचर हैं उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन सबको एक जगह करने का ये बॉडी है। द फर्स्ट AIPOC कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 2021 में हुआ था। फर्स्ट ऑल AIPOC कॉन्फ्रेंस वाज रिसेंटली हेल्ड इन 2021। नहीं, आप ये समझ रखिए कि ये जो 2023 में ये 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया। ऑल इंडिया ये AIPOC जो है वो आपको पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था शिमला में, पहला शिमला में, और 83rd जो हुआ है 2023 में वो कहाँ पे हुआ है? जयपुर में। तो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, और पहला ये नहीं है, शिमला में सबसे पहले हुआ था 1921 में। ठीक है, तो ये आपको समझ में रखना है कि वन लीज द राइट, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि ह्यू एंड क्राई नोटिस, ये न्यूज में है। तो ह्यू एंड क्राई नोटिस क्या होता है? पंजाब गवर्नमेंट ने अभी इशू किया है ह्यू एंड क्राई नोटिस। ह्यू एंड क्राई नोटिस अगेंस्ट द अमृतपाल सिंह जो प्रो खालिस्तान पेचर था, उसके भगोरा जो था। ह्यू एंड क्राई नोटिस क्या होता है? ये ह्यू एंड क्राई जो होता है ये इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुआ है। 13-14 सेंचुरी में एक पुलिसिंग सिस्टम हुआ करता था, जिसमें जो आप जनता जो होती थी, है ना, वो आपको सस्पेक्ट अगर कहीं पे मिले, है ना, तो उसको आपको क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे, है ना, उसको पकड़ सकते हैं। तो ह्यू एंड क्राई का मतलब हो गया कि जैसे किसी पर्सन के नाम पे ह्यू एंड क्राई किया गया है, तो उसका मतलब हो गया कि उस पर्सन को आपको कोई भी पर्सन, जैसे जिस पर्सन के नाम पे है उस पर्सन को कोई भी पकड़ सकता है आइडेंटिफाई करके, है ना, और उसको पुलिस को हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई एंड कैच, पुलिस को पकड़ने में हेल्प करेगा। सो दैट्स अ ह्यू एंड क्राई। होप आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज द अ लॉ डिक्टेटिंग द पीपल शुड रेज वॉइस फॉर रिपोर्टिंग ए क्रिमिनल। अगर कोई क्रिमिनल दिख गया तो आप पुलिस को पकड़ने में उसकी मदद कर सकते हैं। दैट्स अ ह्यू एंड क्राई नोटिस। होप आपको ये समझ में आया होगा। CBI के बारे में है। CBI हमेशा न्यूज में रहती है, तो CBI तो आप पढ़ ही लेना। CBI की जो गठन हुई थी, है ना, CBI की गठन हुई थी, वो हुई थी आपको संथानाम कमेटी जो बनी थी, संथानाम कमेटी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए, उसकी रिकमेंडेशन पे CBI बना था। और दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, CBI स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ना। ये आपको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से इसको पावर मिली है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी तो है नहीं। और ये CBC को और लोकपाल को भी असिस्टेंस करती है ना। देन तो ये तो पहले गलत हो गया, है ना, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, तो पहला तो गलत ही हो गया। तो ठीक है, दूसरा क्या है? फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट CBI वेस्ट सुपरिंटेंडेंस टू द सेंट्रल। अगर मान लीजिए करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे अगर कोई केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो CBI जो है सो CBC से ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, ये आपको बताया है। तो ये बिल्कुल आपका सही है ना, CBC से ज़्यादा पावर हो जाएगा। क्लियर। और जो CBI है वो आपको इंडिया की तरफ से नोडल पुलिस एजेंसी है। इंटरपोल मेंबर कंट्रीज में जितने भी हैं उसमें कोऑर्डिनेटर इन्वेस्टिगेशन वाली जो कमेटी है इंटरपोल मेंबर कंट्रीज का, उसमें जो नोडल पुलिस एजेंसी है वो CBI है। ठीक है, CBI वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं है, ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल DOPT के अंदर में होते हैं, है ना।
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर में जो आता है। तो 1 और 4 इज द रॉन्ग आंसर। स्टेट की कॉन्सेंट मैंडेटरी है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो एक जनरल कॉन्सेंट होता है। बहुत सारी स्टेट अभी हटा रही है ना, ठीक है। अगर कॉन्सेंट नहीं होगा जनरल कॉन्सेंट तो सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट से कॉन्सेंट लेना पड़ेगा हर केस के लिए, ठीक है। तो एक तो केस स्पेसिफिक होता है कि पर्टिकुलर केस स्पेस के लिए, और एक जनरल होता है। जनरल हो गया तो वो जा सकते हैं सीबीआई, बट जनरल नहीं होती है तो उसमें केस तो आपको स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सी सेट। ठीक है, तो सी सेट करते हैं। नंबर सिस्टम का ये 9th पार्ट है। सो इफ x इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, सो इट इज सेइंग दैट कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 25 एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 40, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो 25 या 25 से बड़ा है, तो मान लेते हैं कि हम 2 नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे 25 और एक और ज़्यादा ले लेते हैं, 26 ले लेते हैं। यहाँ पे 40 और 39 ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर, क्योंकि 25 से बड़ा है तो हम कोई भी नंबर लेते हैं। सो ये कह रहा है कि एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई, तो एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर 25 ले रहे हैं तो 40 से तो बड़ा नहीं है ना। तो ऑलवेज वाला तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। वाई माइनस एक्स मतलब 40 माइनस 25, 40 माइनस 25, ठीक है। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू थी 39 माइनस 26 कर सकते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। सो वाई माइनस एक्स 39 माइनस 26 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 40 माइनस 25 15 हो जाएगा, और 39 माइनस 26 इज 13, है ना। तो y माइनस एक्स जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 15, ये भी गलत हो गया। सो y माइनस इज लेस देन और इक्वल टू 15। तो अब ये अगर मान लीजिए यहाँ पे 27 कर देते हैं और यहाँ पे अगर आपको 38 कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो y माइनस एक्स इज, वी कैन से दैट कि y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15। तो ये y माइनस एक्स जो होगा 15 से कम होगा, क्योंकि अगर हम इसकी मतलब मैक्सिमम वैल्यू ले लिया, 40 लेस देन 40 है तो इसकी मैक्सिमम ले लिया और इसकी मिनिमम ले लिया, उस दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको 15 आ रहा है। तो लेस देन या इक्वल टू 15 वाई माइनस एक्स हमेशा होगा। एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 नहीं होगा, है ना, हमेशा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इफ एक्स इज बिटवीन -3 एंड 1, मतलब क्या कह रहा है कि -3 से लेकर के x जो है सो 1 के बिटवीन है, और y जो है वो -1 से 1 के बीच में है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पूछ रहा है। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, सो अगर एक्स स्क्वायर का अगर मान लीजिए कि -3, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर -3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और ये 1 हो जाएगा इसका अगर ये वैल्यू रखते हैं तो, ठीक है। y का अगर बात करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, -1 का भी 1 भी करेंगे तो 0, इसमें -1 से 1 के बीच में y की वैल्यू 0 भी आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग छोड़ते हैं। अगर हम मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस अगर ये करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करते हैं, तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू लेते हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी, है ना। सो 9 माइनस 0 इट्स अ 9, है ना, और 1 माइनस 1 इट्स अ 0, ठीक है। तो 0 से 9 के बीच में ये आंसर आपको 0 से 9 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है इफ एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर अदर देन 1, एक्स और वाई जो है वो नेचुरल नंबर है और एक के अलावा कोई नंबर है, ठीक है। तो वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। सो वाई ग्रेटर देन एक्स है और एक्स एंड वाई नेचुरल नंबर्स अदर देन 1, ठीक है। तो एक्स और वाई दोनों जो है, मतलब एक्स भी ग्रेटर देन 1 है और वाई भी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। समझ में आ गया, अदर देन 1 है मतलब एक के अलावा कोई भी नंबर है, ठीक है। समझ में आया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या बोला है कि y इज ग्रेटर देन x, सो y इज ग्रेटर देन x, तो ये भी याद रखते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर, इसमें से कौन सा लार्जेस्ट होगा। तो हम वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक से बड़ा है, एक के अलावा कोई भी है ना। तो मान लेते हैं कि इसको हम x की वैल्यू 2 रख लेते हैं और y की वैल्यू 3 रख लेते हैं। तो क्या हो सकता है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रखते हैं। सो लार्जेस्ट नंबर 2 इंटू 3 6, 2/3, है ना, 2/3, और 3/2 इट्स 1.5, और 3 + 2/3 इंटू 2 तो 5/6। तो कौन सी लार्जेस्ट नंबर होगी, सिंपल सी बात है। अगर कोई भी वैल्यू आप इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में अब वैल्यू रख के देख लो, सिंपल सा। अब कोई भी वैल्यू रखो, अगर 4 × 5 रखोगे तब भी ये
एक्स इंटू वाई ही सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है आपको, ठीक है, कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग हमेशा ट्रू होगा, बोथ एक्स एंड वाई मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स वाई की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। दूसरा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ एक्स इज पॉजिटिव वाई मस्ट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के किसी भी वैल्यू पे एक्स अगर एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, ठीक है ना। वाई मस्ट एक्स पॉजिटिव होगा तो वाई नेगेटिव, एक्स इज नेगेटिव वाई मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो इसमें से कौन सा सही है। देखिए अब मान लीजिए कि हम पहला बात करते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8 कब आ सकता है, अगर दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव है ना, दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव, बोथ एक्स एंड वाई मस्ट बी पॉजिटिव। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा, बोथ एक्स एंड वाई मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू कोई भी रखेंगे तो ये, तो अब आप समझिए कि अगर एक्स की वैल्यू हम 4 रखते हैं और वाई की वैल्यू -4 रखते हैं, ठीक है, तब भी ये 8 आ जाएगा। मतलब अगर इसको लाने के लिए एक्स और वाई मस्ट भी पॉजिटिव नहीं होना है, कोई ज़रूरी नहीं कि एक्स वाई पॉजिटिव ही आएगा। अब क्या बोला है कि कोई भी वैल्यू एक्स वाई का रखेंगे तो एक्स वाई पॉजिटिव ही होगा, है ना। ये तो गलत हो गया। अगर मान लीजिए एक्स पॉजिटिव है वाई निगेटिव है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, अगेन ये जो है ना कि क्या बोल रहे हैं कि एनी वैल्यू पे, तो अगर मान लीजिए कि हम लोग कि एक्स इज पॉजिटिव या वाई नेगेटिव होगा, ठीक है, इसको लाने के लिए एक्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखना ही पड़ेगा। नहीं, मैं रखता हूँ यहाँ पे 12-4, तो ये 12-4 अगर रख रहे हैं तो एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है ना, बट किसी भी वैल्यू पे बात कर रहा है ना, कोई भी वैल्यू पे, ठीक है। तो देखो इसमें वाई एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो इसमें जो बोला कि एक्स पॉजिटिव और वाई मस्ट भी नेगेटिव, तो ये मस्ट वर्ड है ना, ये गलत हो गया, है ना। मतलब कि सारे हो सकते हैं बट इसमें जो है सो मस्ट वाली जो क्राइटेरिया लगाइए, जैसे मान लीजिए कि एक्स इज नेगेटिव वाई मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये अगर इस पर क्वेश्चन रखेंगे तो हम दोनों नेगेटिव भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। अब हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि दोनों नेगेटिव कर लेते हैं कि अगर -y -1 -9 भी अगर करेंगे तब भी ये हमारा 8 आ रहा है, लेकिन इसमें दोनों नेगेटिव है ना। तो ये आपको ये जो जितने भी ऑप्शंस हैं आपके, है ना, सो y मस्ट भी, एक्स अगर निगेटिव होगा तो y को मस्ट भी पॉजिटिव। देखिए आप समझिए इसमें बोथ एक्स एंड वाई, अब इसमें क्या है कि x अगर पॉजिटिव है तो y को निगेटिव ही होना होगा 8 लाने के लिए, तो ये तो गलत हो गया। देख रहे हो कि x अगर पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव रहने पे 8 आ सकता है। अगर x निगेटिव है ना, तो y को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, है ना, 8 लाने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर x निगेटिव y भी निगेटिव है तब भी 8 आ सकता है। तो ये तीनों का तीनों गलत है, तो नीदर 1 नॉट 2 नॉट 3 इज द राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुक सेलर सोल्ड ए नंबर ऑफ ज्योग्राफिक टेक्स्ट बुक एट द रेट ऑफ x पर बुक, है ना। तो ज्योग्राफी जो ये बेच रहा है वो कितना नंबर ऑफ बुक है, नंबर ऑफ बुक और ₹1 एक, तो टोटल कितना पैसा लगा AX, ठीक है। A+2 नंबर ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक एट द बेच रहा है ना X+2 पर बुक, है ना। तो A+2 इंटू X+2, A+2 हिस्ट्री क्या हो गया, A+2 बुक नंबर बेच रहा है और X+2 रुपये बेच रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो AX + 2X + 2A + 4, ठीक है। और इसके बाद A-2 नंबर ऑफ मैथमेटिक्स X-2 रुपीज़, तो मैथ की अगर बात करें तो ये A-2 और X-2, तो इसको अगर बात करें तो AX - 2X और -2A + 4, ठीक है। तो अब ये तो इतना बेच दिया, तो व्हाट इज द टोटल सेल, तो अब सबको ऐड कर देनी है ना। सो AX और AX, ठीक है ना, ये हो गया 3AX और ये 2X प्लस माइनस कट जाएगा, 2A कट जाएगा तो +8, सो आंसर हो जाएगा B। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द सीसेट पोर्शन। ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैथ्स की क्वेश्चन है, देन फिर ये पॉलिटी के क्वेश्चन है और ये आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। डे 8 में जो आपको क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको डे 8 वाली, वो क्या है कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट विच ऑफ द मिडिल वन इज 0 एंड देयर सम इज 3, मतलब कि 3 डिजिट का नंबर है, उसका मिडिल वन 0 है और ये अगर जो मान लीजिए XY है तो x प्लस इफ द नंबर फॉर्म, ओके, एंड देयर सम इज 0, तो x + 0 + y = 4, मतलब XY का सम जो है सो 4 है। तो ये कब कब हो सकता है, या तो 2 2 होगा
या 3+1 होगा या 1 3, दोनों में से कुछ भी होगा। अब क्या है, अब आगे देखते हैं कि इफ़ द नंबर फाउंड बाई इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ बाई 198। अब 3 डिजिट की नंबर है। अब इसमें हम लोग एक चीज़ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसमें कि अगर मान लीजिए कि कोई नंबर है, अगर मान लीजिए कि XYZ ही अगर नंबर है मान लीजिए, तो इसको हम क्या इसको लिख सकते हैं 100x + y + z, 10y + z, है ना, 10y + z। और अब इसमें जो आपको क्या, इसको रिवर्स अगर करेंगे तो क्या होगा 100z + 10y + x, बट आपको मिडिल डिजिट जो है सो दोनों में 0 है, तो y वाली ये तो पोर्शन 0 हो जाएगी। तो आपको बोल रहा है कि 100z दोनों का डिफरेंस जो है +x माइनस 100x + z, ये जो है सो डिफरेंस जो है सो आपका 198 है ना। पिछले जिन जो क्वेश्चन किए थे वही है, बस थोड़ा सा इसमें मिडिल वाली डिजिट को 0 कर दिया है। तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब x - z पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है ना। सो फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस। तो अब इसमें देखिए कि क्या हो जाएगा, 100z प्लस 100z माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, तो 100 माइनस तो 99z माइनस x इज इक्वल टू 198। तो ये 99 से 2 में, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 इज द आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस प्रोविजन रिलेटेड टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो भाग 9 में लिखा हुआ है, ठीक है, भाग 9 में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, क्योंकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आया था वो नया पार्ट बनाया था, पार्ट 9, तो ये तो बिल्कुल सही है ना, न्यू पार्ट ऐड किया गया था 11th शेड्यूल में, तो ये पार्ट 9 तो ठीक है। पार्ट 3 जो है सो फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 जो है सो अपना फंडामेंटल राइट है। पार्ट 4 में आपको ये पता होगा कि पार्ट 4 में आपको आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला, तो ये भी सही है। सो 1 और 4 तो सही है, ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया, है ना। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 280 जो है सो फाइनेंस कमीशन है, वहाँ पे ऐसा कुछ लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात नहीं है। स्टेट फाइनेंस कमीशन तो बाद में ऐड किया गया था 243I में, है ना। 324 जो है सो इलेक्शन कमीशन है, तो ये भी, इसमें भी कुछ ऐसा बात नहीं किया गया, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग से बनाया गया हुआ है, ठीक है। तो आंसर जो आपकी होगी, फंडामेंटल राइट में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो पार्ट 3 भी नहीं होगा। सो 1 और 2, 1 4 आंसर है इसमें, ठीक है, ओके। नहीं, आर्टिकल 280 में जो ये फाइनेंस कमीशन है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट होगी, स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, है ना, वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के लिए रिसोर्स को सप्लीमेंट, ये क्या कहते हैं, स्टेट ये सप्लीमेंट के लिए दे सकती है, ठीक है। तो ये आपको ये दे सकती है डायरेक्शन स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से कि भाई जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी है उसमें रिसोर्स की सप्लीमेंट करे, मतलब बढ़ाए, है ना। सो द आंसर इज 1 4 और 5, ये दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इट्स एस्टैब्लिशमेंट वाज रिकमेंडेड बाय द राजमन्नार कमीशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ये आपको अभी कितनी बार बात कर दिया कि संथानाम कमेटी जो है उन्होंने 1964 में उसके रिकमेंडेशन पे बना था, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गई, है ना। दूसरा क्या है कि विजिलेंस कमीशन आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो विजिलेंस कमीशन, अब इसको क्या है कि जब स्टार्ट किया गया था 1964 में, तो उस समय स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं थी, बाद में CVC को 2003 में स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दी गई थी। इसमें मल्टी मेंबर बॉडी होती है, जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, CVC चेयरपर्सन, और 2 और विजिलेंस कमिश्नर होते हैं जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, है ना। और प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं, उसके लिए एक परमिशन चाहिए होती है यूनियन होम अफेयर मिनिस्टर के जो ये मेंबर होते हैं, प्लस एक कमेटी बैठती है, लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन मिनिस्टर मैंने बता दिया, और प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों जो जिसको रिकमेंड करते हैं वही बनता है उसमें। इसकी टर्म जो होती है 4 साल, 4 ईयर्स और 65 ईयर्स, है ना, विच एवर अर्लियर। इसके बाद उसके जब टेन्योर हो जाती है, फिर वो एलिजिबल नहीं होते फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। द सैलरी एंड अलाउंस एंड द अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सिमिलर टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो पैसा होते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं, ये UPSC के चेयरमैन के सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो तीसरा नहीं होगा, सो आंसर B, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर डे 9। सो दिस इज द कोड ऑफ द डे, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, है ना, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है।
Thank you all for watching. You can get the PDF at Telegram channel pyq_pedia. We'll meet in last class of polity on day 10. ठीक है, next class.